गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हम लोग DPP2 सॉल्यूशन करेंगे वेक्टर्स का, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैंने आज फिर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है ना। उसका PDF का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया है, आप जाके देख लेंगे। आपको पहले भी ये दिया गया था लेक्चर नंबर 17 के साथ। तो खैर वहाँ अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप यहाँ इसके सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप देख सकते हो। तो देखो वेक्टर 2 DPP सॉल्यूशन, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे और जो नेक्स्ट संडे को होने वाले एग्जाम में भी आपको काफ़ी मदद करेगा। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए। इसके अलावे आपका जब ये DPP सॉल्व हो गया है तो अब जब मंडे तक अपना बैच फॉर्म हो जाएगा तो आपको स्टडी मटेरियल में प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ताकि आप उसको संडे के एग्जाम के पहले सारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर के दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब हेड टेल से फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो दोनों एंड्स के तो मान लेते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट इसका टेल का दिया हुआ है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, हेड का दिया हुआ है। तो ये टेल का कोऑर्डिनेट है बच्चों और ये हेड का कोऑर्डिनेट है। तो वेक्टर को IJ के फॉर्म में लिखना तो तुम्हें आता है। तुम्हें करना क्या होता है, तो सिर्फ हेड के कोऑर्डिनेट में टेल के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर लेने का। तो मान लो कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट घटाओगे और I से मल्टीप्लाई कर दोगे। याद करो पोजीशन वेक्टर मैंने जब बताया था आपको तो ये चीज़ आपको सिखाई थी कि वेक्टर्स के अगर दोनों एंड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल के कोऑर्डिनेट को घटाओ, x में से x को, y में से y को, z में से z को। x को x में से सब्ट्रैक्ट करके I से मल्टीप्लाई कर दो, y को y में से सब्ट्रैक्ट करके j से मल्टीप्लाई कर दो और इस तरीके से। तो देखो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, -2 में से -4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -6 आएगा। -2 में से -4 को करोगे तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो -2 अब +4 हो जाएगा +2। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि -2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, आपको ये आ गया -6 आई, ये हो गया +2j। और उसके बाद मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत इजी है बच्चे। सीधा क्या करना होता है, उसके x कंपोनेंट को स्क्वायर कर देंगे और y कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो √40 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10√2। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दोस्त, यहां पे क्या है कि एक वेक्टर A दिया हुआ है, ठीक है ना। और जो वेक्टर आपको A दिया हुआ है बहुत सिंपल है। A दिया जो है आपको वेक्टर A इक्वल्स टू, आपको लिखा हुआ है 2i + 3j। वेक्टर क्या है बच्चों, 2i + 3j। तो इसका मतलब वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तो 2i + 3j। तो ये 2i A का x कंपोनेंट है 2 और A का y कंपोनेंट है 3। तो मान लो ऐसे हमने वेक्टर को बना लिया। और वेक्टर, कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का क्या होता है, रिजल्टेंट। कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का क्या होता है, रिजल्टेंट। तो ऑटोमेटिकली देखो, आखिर हमने A यहाँ पे बनाया तो इस AY टेल हेड, AX टेल हेड। अगर x के साथ अगर एंगल पूछ रहा होता तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करते, तो इधर ट्राइंगल बना लेते, फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हमें y के साथ पूछ रहा है तो y के साथ हमने एंगल बनवा लिया थीटा, और ये AY बेस का काम कर रहा है और AX परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली tan थीटा इक्वल्स टू बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है बच्चे, AX, और बेस का काम कौन कर रहा है, AY। AX कितना है 2 और AY कितना है 3, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 2/3। इसलिए थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3। इतना सिंपल है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में A दिया हुआ है आपको। A कितना दिया हुआ है, 5i - 12j। तो कहता है यूनिट वेक्टर बताओ A के लॉन्ग। तो याद करो, जब मैंने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर के लॉन्ग अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो यू जस्ट हैव टू डिवाइड द वेक्टर विथ इट्स मैग्नीट्यूड।
कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दोगे, व्हाट यू विल गेट यूनिट वेक्टर, जो कि आप देख सकते हो ए कैप। तो ए कैप इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, यहां पे ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, समझ गए ना। ए कैप हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए, तो इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा ए, ठीक है। तो वेक्टर ए कैसे लिखोगे, 5i माइनस 12j, वेक्टर ए की जगह हमने लिख दिया 5i माइनस 12j, और मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 144 25, दिस इज 169, और 169 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 13। तो दोस्तों इस तरीके से 5i माइनस 12j अपॉन 13 जो हो गया इज द राइट आंसर। तो यूनिट वेक्टर कभी भी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको कुछ नहीं करने का है, आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आईजे के फॉर्म में दिया हुआ रहे चाहे जैसे भी दिया हुआ रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन दिक्कत नहीं आएगी आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। एक वेक्टर दिया हुआ है p, समझ गए बच्चों, एक वेक्टर p दिया हुआ है, स्पेस में दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, स्पेस में, और स्पेस में दिया हुआ है, और इसके जो एंगल हैं वो x एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ ये बीटा बना रहा है, और z एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, गामा। x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा, और z एक्सिस के साथ गामा। ओके, ये सबके साथ अलग अलग एंगल फॉर्म कर रहा है। तो चलो अब एक काम करते हैं, हम लोगों को याद करो बताया गया था कि x कंपोनेंट होता है, अगर मान लो x कंपोनेंट निकालना है तो px इक्वल टू p cos अल्फा, जहां अल्फा x के साथ एंगल है, आप जाके अपने नोटबुक में देखो लिखवाया हुआ है ये कंपोनेंट जो स्पेस में होता है उसके बारे में। y के साथ अगर ये बना रहा है आपका बीटा, तो ऑटोमेटिकली py अगर निकालना होगा तो p cos बीटा, z के साथ अगर गामा बना रहा है तो pz इक्वल टू p cos गामा। तो cos अल्फा हो जाएगा px बाई p, cos बीटा हो जाएगा बच्चों py बाई p, cos गामा हो जाएगा pz बाई p, है ना, सिंपल है। वहां मैंने cx cy cz करके बताया था, वही क्वेश्चन है, सेम चीज है, थोड़ा डिफरेंट पूछा गया आपसे। अब अपने को क्या पूछ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, मेरे पास cos है ना भाई, तो एक काम करो, इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, RHS भी LHS भी। तो cos स्क्वायर अल्फा इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा px स्क्वायर बाई p स्क्वायर, cos स्क्वायर बीटा तो हो जाएगा py स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू pz स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ऐसा तो कर सकते हैं, किसी इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्या करो, इधर वाले जो भी आपका LHS में है इन सभी को एक साथ ऐड कर लो, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा सबको ऐड कर लिया। अब उधर RHS को भी ऐड कर लो, तो RHS में क्या आएगा बच्चों, px स्क्वायर बाई p स्क्वायर, py स्क्वायर बाई p स्क्वायर, pz स्क्वायर बाई p स्क्वायर। तो p स्क्वायर को मैंने एलसीएम ले लिया, p स्क्वायर को मैंने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब देखो कहोगे कि ये कैसे आ गया, तो सुनो भाई, cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, नहीं लिख सकते। cos स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos गामा स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो देखो सब में 1 1 1 आएगा, तो वो तीनों 1 ऐड होके 3 हो गया, और सबका जो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा में माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर में ये फिर से सब प्लस हो गया ना भाई। अच्छा इधर हो गया 1, दिस अपॉन दिस 1 हो गया। कैसे 1 हो गया, तो देखो बहुत सिंपल है। अब यहां पे मैं यहां लिख देता हूं, यहां मेरे पास स्पेस है। देखो बच्चों, कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के स्क्वायर का अंडर रूट होता है, ये चीज तो आपको बताया हुआ है। जैसे मान लो वेक्टर p के ये 3 कंपोनेंट हैं px py pz, तो px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, p। तो सीधी सी बात है, अगर इसको स्क्वायर कर दोगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो इसका मतलब हो गया p स्क्वायर इक्वल्स टू px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। तो देखो यही चीज तो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। तो इन सबको हटा के मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, p स्क्वायर। तो p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1। तो अब देखो अब तो सॉल्व हो गया बच्चे।
तो 3 माइनस दिस होल थिंग इक्वल्स टू 1। तो अब क्या करना है आपको, इसको उधर भेज दो और 1 को इधर ले आओ। तो 3 में से 1 गया तो आपका हो गया 2, और ये सब उधर गया तो आपका हो गया प्लस। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। क्लियर है? चलो जल्दी से लिख लो इसको। तो दोस्तों अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर है p प्लस क्यू और एक वेक्टर है p माइनस क्यू। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू का जो रिजल्टेंट आएगा वो p के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो एक काम करो, p प्लस क्यू को मान लो a, p माइनस क्यू को मान लो b, है ना। मान लेते हैं कि p प्लस क्यू एक को ऐड करने से a मिला, p माइनस क्यू को सब्ट्रैक्ट, p में से q को सब्ट्रैक्ट करने पे b मिला। अब इन दोनों का रिजल्टेंट को हम लोग मान लेते हैं r, मीन्स r इक्वल्स टू a प्लस b। तो a की जगह इस पूरे को लिख दो, b की जगह इस पूरे को लिख दो। तो आप देखो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब r इक्वल्स टू क्या कैलकुलेट होके आया, तो r इक्वल्स टू कैलकुलेट होके आया 2p। तो कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट r जो आया है 2p, 2p p के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो भाई ये तो बहुत सिंपल है, p वेक्टर और 2p में क्या फर्क है। p वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करने से ही वो 2p हो गया। और 2 अगर आपका स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो और वो स्केलर अगर पॉजिटिव है तो p का डायरेक्शन जिधर था 2p का भी डायरेक्शन वही होगा। तो इस तरीके से p और 2p के बीच का जो एंगल है, p और 2p के बीच का एंगल वो 0 का 0 रह जाएगा। आ रही है बात समझ में, वो एंगल 0 ही रहेगा। तो p और 2p के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। कितना सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक बॉडी है और बॉडी क्या है, रेस्ट में। बॉडी जो है आपका वो रेस्ट में। तो कोई भी बॉडी रेस्ट में कब होती है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और तुम कहोगे कि सर यहाँ 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 और F3। तो इसका मतलब ये हो रहा होगा बच्चों कि उन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, उन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आना चाहिए, सारे फोर्स को जो ऐड करके लिखना होगा वो क्या लिखना होगा, 0। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो नेट फोर्स हो गया 0, मतलब तीनों फोर्स का एडिशन क्या देना चाहिए, 0। तो देखो यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, F1 और F2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो F1 और F2 को इधर भेज देते हैं। तो ऑटोमेटिकली F3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये दोनों अगर इधर आ जाएगा तो माइनस और ब्रैकेट में F1 F2 रहने दो, है ना। इसको ऐसे लेके उधर ले जाओगे तो उधर माइनस F1 F2, और F1 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 4i, F2 की वैल्यू दी गई है 6j। तो इसका मतलब F3 इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j, माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस 4i माइनस 6j। तो दोस्तों यहाँ पे F3 जो है वो आपका क्या निकल के आ गया, माइनस 4i माइनस 6j। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक वेक्टर है f, और f जो है, देखो मैंने क्वेश्चन निकाल लिया है। क्वेश्चन तुम जैसे, मैं तो मोबाइल फ़ोन पे क्वेश्चन देख लेता हूँ क्योंकि मेरे को तो, मैं टीचर हूँ यार, लेकिन तुमको सारा क्वेश्चन जो है या तो प्रिंट आउट करके कहीं से निकलवाओ, और नहीं तो सबसे बेहतर तरीका है नोटबुक पे लिखो। देखो दोस्त, मेहनत करना होगा, मेहनत करोगे, लेबर करोगे, तब जाके तुम्हें चीज़ें समझ में आएगी। तो तुम अब सारे क्वेश्चंस को फ़ोन में नहीं रखना है तुमको, ठीक है ना। मैं रख सकता हूँ यार, मैं टीचर हूँ, मैं रख सकता हूँ, तुम्हें लिखना होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो एक फोर्स दिया हुआ है और कहता है उसमें से इस चारों चॉइस में से किसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो तुम्हें पता है कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर की बात आएगी, ध्यान से सुनो, जब कभी भी पूरे फिजिक्स में कहीं भी इसकी बात आए कि कौन कौन परपेंडिकुलर है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक काम करते हैं, दोनों को डॉट करके देख लेते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का हमेशा क्या आता है, 0। याद रखना, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या आता है, 0। तो जब कभी भी कोई पूछे कि भाई ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो जिसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा उसके साथ उसका डॉट क्या आएगा, पक्का है 0। तो दोस्तों इसमें मैंने डॉट करके देखा, हर एक चॉइस के साथ देखना होगा। तो तुम 4i माइनस 3j को
चॉइस नंबर 1 के साथ डॉट करो, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 4i 16 हो जाएगा, और 3 -3j प्लस 3j हो जाएगा 9, क्योंकि आपको पता है ना डॉट में आई को आई के साथ डॉट करते हैं, जे को जे के साथ, तो वो नहीं हो पाएगा। सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखने में ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4i 3i हो गया 12 प्लस 12, लेकिन -3j -4j हो जाएगा प्लस 12, तो ये भी ऐड होके। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो k है, तो भाई k को डॉट करोगे तो k i डॉट k भी 0 होता है, पता है तुम्हें, j डॉट k भी 0 होता है, तो ये हो गया आपका 0। और ऐसे भी सोचना चाहिए था कि ये i j दो कंपोनेंट है, मतलब ये वेक्टर आपका xy प्लेन में है, और 7k का मतलब ये किधर है, z एक्सिस के लॉन्ग, तो z तो xy प्लेन पे परपेंडिकुलर होता ही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अल्टीमेटली ये आपका नीट में बहुत पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर का डिफरेंस कब इक्वल होगा। तो सीधी सी बात है, सम का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, और डिफरेंस का होता है a² + b² - 2ab cos थीटा। तो दोनों में फर्क किस चीज का है, +2ab cos थीटा और -2ab cos थीटा। अगर मान लो दोनों के बीच का एंगल 90 हो तो cos 90 हो जाएगा 0, तो चाहे +2ab cos थीटा हो वो भी 0, चाहे -2ab cos थीटा हो वो भी 0, तो बच जाएगा आगे वाला √a² + b²। वही चीज मैंने लिखा कि रिजल्ट, इस केस में भी रिजल्ट ये आएगा, इस केस में भी रिजल्ट ये आएगा, अगर एंगल क्या हो 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है, V1 और V2 आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तब ऐसा संभव है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है बच्चों कि आपको वर्क डन निकालना है। तो आप तो जानते हो वर्क डन निकालना है तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट करना होगा। तो फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट में उसने दोनों पोजीशन वेक्टर के बारे में चर्चा कर दिया है। उसने बोल दिया है कि उसको ओरिजिन से, कहां से बच्चों, ओरिजिन से। तो ओरिजिन हो गया इनिशियल पोजीशन, तो ओरिजिन पे तो सारा कोऑर्डिनेट होता है 0 0, तो मैंने यहां लिख दिया 0i + 0j, और फाइनली कहां लेके जा रहे हैं उसको, 2i - j पे। वहां 1j लिखा हुआ है तो 1j का मतलब j ही हो गया, तो फाइनल पोजीशन हो गया 2i - j और इनिशियल 0 0। तो अल्टीमेटली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो i में से i को सब्ट्रैक्ट कर लो, j में से j को, तो आपको यही कैलकुलेट होके आएगा। तो चलो अब क्या करेंगे, फोर्स को डॉट कर लेते हैं किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो फिर बात वही है, डॉट में भी मैंने तुमको बता रखा है कि i का j के साथ 0 हो जाता है, j का i का साथ 0 हो जाता है। तो अपने आपस में ही डॉट करो, 5 × 2 10 हो गया, आप +3 × -1 हो जाएगा -3, तो अल्टीमेटली ये आ गया आपका 7 जूल। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पावर पूछ रहा है। ये वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर आएगा, आप वहां पढ़ोगे, आगे की बात है, लेकिन फॉर्मूला मैंने बता रखा था आपको, तो इसमें कुछ करना नहीं है, फोर्स को डॉट कर देना है वेलोसिटी के साथ। अभी फिलहाल के लिए आप यही याद रखो कि जब भी हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स को डॉट कर देते हैं वेलोसिटी के साथ, तो वो इंस्टेंटेनियस पावर देता है। एग्जैक्टली ये क्या है नहीं है वो तो हम लोग उस चैप्टर में जाके देखेंगे। तो फोर्स का इक्वेशन लिख दो, वेलोसिटी की इक्वेशन लिख दो, ठीक है। तो फोर्स का इक्वेशन लिख दो, वेलोसिटी की इक्वेशन लिख दो, और दोनों को डॉट कर दो। तो जब दोनों को डॉट करोगे तो देखो i डॉट i कितना हो गया 1, तो 120 हो गया, 15 × -4 -60 -5 × 3 -15। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस यू विल गेट कितना, 45 जूल पर सेकेंड। पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, इसी को वाट भी बोलते हैं, आगे सीखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा दिमाग लगाना है। अब इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, पहली बात समझो, बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं। अब पूछ रहा है वर्क। तो जब भी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स हो तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले वर्क डन निकालना चाहिए। क्या कैलकुलेट करना चाहिए बच्चों, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो तो आपको निकालना चाहिए नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब दोनों फोर्स का रिजल्टेंट। तो सीधी सी बात है, नेट फोर्स के लिए आप क्या करोगे, F1 और F2 को ऐड कर दो। तो क्वेश्चन में F1 भी दिया हुआ है, F2 भी दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड करो। तो सिंपल है, एडिशन तो जानते हो, i को i के साथ ऐड कर दो, j को j के साथ, k को k के साथ। तो F1 F2 को ऐड करोगे तो वो आएगा आपका 3i - 2j अब प्लस k।
ओके। फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो क्वेश्चन अब देखो, ऊपर में नेट फोर्स निकालना था तो ऐड किए, और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, और ऐसे भी हम लोग कल से जो मोशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसे भी बताऊंगा मैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या होता है बच्चों? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो R2 में से R1, तो R2 भी आपको गिवन है, R1 भी गिवन है। तो ठीक जिस तरीके से आप I को ऐड करते हो, तो यहाँ घटाओ भी I को, J को और K को। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट दिस। ठीक है, तो अब देखो नेट फोर्स भी मिल गया तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। वर्क के लिए क्या करना होगा? फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट करना होगा। तो फोर्स कितना है आपका? 6I 3I, तो ये डॉट होके आ जाएगा आपका, I को डॉट करोगे 18, ये आपका आ जाएगा -2 + 8 -16, और ये +1 + 7 और ये आ गया आपका 9 जूल। क्लियर है? ये समझ में आई बात ना आपको, कि अगर फोर्स अगर एक से ज़्यादा दिया हुआ हो तो आपको क्या कर लेना है? नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेना है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये कर लोगे। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी से लिख लो इसे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये थोड़ा सा ना कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि ये आगे के चैप्टर का है, लेकिन यहाँ थोड़ा वेक्टर का यूज था तो इसलिए मैंने आपको ये दे दिया। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ, F = ma, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके अलावे आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा कि सेकेंड लॉ को ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, फोर्स = रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हिंदी में बोलें तो संवेग में परिवर्तन के दर को फोर्स बोलते हैं, यानी F = dp/dt। तो मैथमेटिकल टूल में तुमको d का मतलब तो समझा ही दिया गया है। अगर dp/dt को कैसे पढ़ेंगे? p है मोमेंटम, तो dp/dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? फोर्स। ये अभी याद रखेंगे। हालांकि ये हमें मोशन के बाद जो दूसरा चैप्टर अपना आएगा, दैट इज न्यूटन्स लॉ, वहां पे इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सीधी सी बात है, तो मोमेंटम देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मोमेंटम जो है वो कैसे दिया हुआ है? तो मोमेंटम के दोनों, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं, दैट इज px और py। तो p = हम लोग लिख सकते हैं pxi + pyj। px की वैल्यू दी गई है आपकी 2 cos t। cos t का मतलब है कि px जो है उसका मैग्नीट्यूड 2 cos t है, मतलब ये टाइम का फंक्शन है, जहां cos एंगल के बजाय वो टाइम t दे दिया गया है। इससे आपको ये समझना है कि px जो है टाइम का फंक्शन है। तो px की जगह आप लिख दो 2 cos t, py की जगह लिख दो 2 sin t j। अब अगर चाहिए आपको फोर्स तो p को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। तो p के जगह आप लिख दो ये पूरा। ओके, तो ये हो गया 2 cos ti + 2 sin t j डिवाइडेड बाई dt। अब याद करो आप मैथमेटिकल टूल, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? सेपरेट कर लिए। तो दोनों को सेपरेट कर लिए रूल नंबर 4 से, सारा कुछ बता रखा है आपको हमने। तो ये हो गया F = इसको अलग किया तो देखो दो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो cos t को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, इट विल गिव यू साइन। cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन, लेकिन आगे माइनस आता है, आपको याद होगा रूल। तो cos का डिफरेंशिएशन साइन होगा, आगे आ गया माइनस। ठीक है, इसी तरीके से साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो याद करो बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन होता था cos। ओके, तो देखो फोर्स का जो आपका वैल्यू निकल के आया -2 sin ti + 2 cos t j। फोर्स भी आपको ij के फॉर्म में आ गया है। अब वो पूछ रहा है कि फोर्स और मोमेंटम के बीच एंगल कितना है। तो देखो जब भी एंगल की बात आती है तो दिमाग में डॉट प्रोडक्ट आता है। तो आप एक काम करो, फोर्स और मोमेंटम को यहां पे डॉट करके देखो। तो डॉट करोगे तो i को i के साथ डॉट करो, तो 2 × 2 हो गया 4, आगे ये माइनस लग गया, और यहां पे ये sin t, ये cos t, तो -4 sin t × cos t। इस तरीके से j को j से डॉट करो तो 2 × 2 4, sin t के जगह sin t, cos t के जगह cos t।
ओके, तो बच्चों आप यहां पे इसको क्या कर लो, कैंसिल कर लो, तो कैंसिल कर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो P डॉट एफ आपका 0 आ गया। इसका मतलब ही हो गया बच्चों कि बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है बच्चों कि A डॉट बी इक्वल टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, यानी डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इससे क्या पता चलेगा, डॉट की जगह ए बी कॉस थीटा लिख दोगे, क्रॉस की जगह ए बी साइन थीटा लिख दो, ए बी कैंसिल, तो इधर साइन थीटा इधर कॉस थीटा, तो कॉस को इधर ले आओगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और इधर कुछ एक 1 बचेगा, सब आ जाएगा, इधर कुछ नहीं रहेगा मतलब 1 बचेगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू 45। तो एंगल कितना निकल गया, 45। फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है बच्चों कि ए और बी को ऐड करो, ठीक है ना, और रिजल्ट में क्या आएगा, सी। तो सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दो वेक्टर का एडिशन जानते ही हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा तुमने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 45 वहां से निकाल लिया है। थीटा की जगह 1/√2 लिख दो, √2 से इसको कैंसिल कर दोगे, दिस विल बी द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिमाग थोड़ा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोल रहा है बच्चे कि दो वेक्टर है P एंड Q, उनको अगर हम ऐड किए तो मान लो मेरे को मिला R, क्या मिला, R रिजल्टेंट। और आपको याद होगा कि P और Q दो वेक्टर को ऐड करने से जो रिजल्टेंट मिलता है ये उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स होते हैं। फिर देखो P और Q को क्रॉस किए, P और Q को क्या किए, क्रॉस, तो क्रॉस करने से भी एक वेक्टर मिलता है, तो मान लो उसको हमने मान लिया R0। तो आप याद करो, आपको बताया था कि दो वेक्टर को जब हम क्रॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है उस प्लेन के, जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो सोचो R0 उस प्लेन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और R क्या होगा, उस प्लेन में ही होगा जिस प्लेन में कौन कौन होगा, P और Q। तो सोच के देखो कि P और Q उसी प्लेन में है जिस प्लेन में आपका रिजल्टेंट आया, P और Q जिस प्लेन में है उसी प्लेन में आपका R है, लेकिन R0 जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है वो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ऑटोमेटिकली R और R0 के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो वही पूछ रहा था आपको कि P और Q और P क्रॉस Q के बीच का एंगल कितना होगा, तो आंसर हो गया 90 डिग्री, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है, π/2। 15 तो खैर बहुत आसान है, इसमें इतना करना भी नहीं था, मैंने जानबूझ के कर दिया है। दो वेक्टर है 2 और 3, उसका रिजल्टेंट आ रहा है 1, 2 और 3 का रिजल्टेंट 1 है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा। तो भाई 2 और 3 का रिजल्टेंट 1 का मतलब यह कि 2 और 3 दोनों अपोजिट होगा। अगर मेरी बात नहीं भी मानोगे तो आप फॉर्मूला करके रख देख लो, रिजल्टेंट की जगह 1 लिख दो, यहां पे देखो 2 3 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। जब सॉल्व करोगे तो कॉस 180, अब कॉस 180 आ गया तो कॉस आया -1 और थीटा कितना आ गया 180। तो थीटा अगर 180 आ गया तो दोनों वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट में तो साइन थीटा आता है और साइन 180 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या आ गया 0। चलो इसको जल्दी से लिख लो दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में हम लोगों को ए दिया हुआ है और पूछता है इसमें से ये कौन से ऑप्शन के वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो आपको ये हीट एंड ट्रायल से करना होगा, मतलब इसको बारी बारी से चारों चॉइस के वेक्टर्स के साथ डॉट करना होगा और जिसके साथ डॉट में ये 0 आएगा इसका रिजल्ट, वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो आप देखो बहुत आराम से, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चॉइस नंबर 3 वाले को अगर ए और बी को डॉट कर दे, चॉइस नंबर 3 में जो बी है डॉट करोगे तो 0 आएगा पक्का है। कैसे? तो बच्चे देखो, अगर चॉइस नंबर 3 वाला वेक्टर ये है और ये ए है तो आई को आई के साथ डॉट करोगे तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और जे जे को करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अल्टीमेटली कैंसिल होके आपका 0 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। कुछ 17 नंबर क्वेश्चन HCV का था, वही रिपीटेड क्वेश्चन था, डायरेक्शन आपका वेस्ट में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 18 अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे देखो A डॉट B 0 दिया हुआ है, A डॉट C भी 0 दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब हो गया A B पे भी परपेंडिकुलर होगा और A C पे भी परपेंडिकुलर होगा।
पक्की बात है। अच्छा, ए बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, ए सी पे भी परपेंडिकुलर होगा। और यदि अगर हम बी और सी को क्रॉस करें आपस में, तो बी क्रॉस सी वेक्टर के बारे में भी आपको हमने बताया था कि वो बी पे भी परपेंडिकुलर होता है, सी पे भी। तो ध्यान देना, ए बी पे भी परपेंडिकुलर है, सी पे भी है। अब बी क्रॉस ए भी जो है वो भी बी पे परपेंडिकुलर है, सी पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर भी इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। समझ में आ रही है बात? ए बी और सी पे परपेंडिकुलर है एंड ये इन दोनों पे ही परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? आंसर हो गया हमारा फोर्थ। इसका मतलब ए जो है पैरेलल होगा किसके, बी क्रॉस सी के। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में दो वेक्टर दिया हुआ है, ए और बी। उसको एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए, ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए पे भी परपेंडिकुलर हो और बी पे भी। तो तुम्हें पता है ए और बी पे परपेंडिकुलर एक और वेक्टर होता है जिसका नाम है ए क्रॉस बी। और हमको यहां पे यूनिट वेक्टर कैसा चाहिए, जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। और संयोग से ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आएगा वो भी इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो क्यों ना हम ए क्रॉस बी को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। आ रही है बात समझ में? हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए था, यूनिट वेक्टर, जो ए पे भी परपेंडिकुलर हो, बी पे भी हो। तो ऐसा करो, ए और बी को क्रॉस कर लो तो उससे एक वेक्टर मिलेगा, और उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। कैसे दिमाग में लाए? क्योंकि ये जो ए क्रॉस बी है वो ए पे भी परपेंडिकुलर है, बी पे भी है, तो इसका यूनिट वेक्टर भी जो होगा वो भी इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो आंसर हो गया ये। क्लियर है? सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है, करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया बच्चे। वेक्टर ए का जो लिखा हुआ है वहां i+3 के है। दरअसल जहां से मैंने ये क्वेश्चन दिया था वो j+3 के, तभी आंसर हमारा आ पाएगा। तो उसको आप करेक्ट कर लेना, वो मिस्टेक हो गया। j+3 के, वेक्टर ए है j+3 के और वेक्टर बी है i+2j - k। तो एक बात समझो तुम यहां पे ये समझो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए कुछ नहीं करना होता है। ए को बी के साथ क्रॉस कर दो, तो ए को बी के साथ क्रॉस करोगे तो क्या आ गया, -7i + 3j - k। आप क्रॉस करके देख लो और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 + 9 58 प्लस 1 √59। ठीक इसी तरीके से आप सेकंड में कर लो, मैंने नहीं किया, आप ये कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है तो ट्रायंगल में क्या करना होता है बच्चों, वेक्टर ए और बी दोनों को क्रॉस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, जो मैंने आपको बता रखा है। तो इसका आंसर आ जाएगा, आप करके देख लो, √14/2। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 बहुत सिंपल है, इस पे हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है और ऐसे ही बताया कि मैं ये रोटेशन में बताऊंगा, रोटेशन में ये आएगा। ये क्या है बच्चों, टॉर्क = R×F। टॉर्क की वैल्यू R×F से आती है, टॉर्क की वैल्यू R×F से आती है। तो R का वैल्यू हमने लिख दिया, फोर्स की वैल्यू हमने यहां पे रख दिया, और अब क्या करना है, मेरे को टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालना है तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, R को F के साथ क्रॉस करो। तो क्रॉस करोगे तो व्हाट यू विल गेट, दिस। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना यहाँ पे कि R पहले है, F बाद में, तो इसलिए R ऊपर लिखा हुआ है, F नीचे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलो फटाफट लिख लो इसको। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जो कि बहुत इजी है। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। अच्छा, प्रोजेक्शन वर्ड लिखा हुआ है, तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट ही। तो तुम्हें क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ बी। कंपोनेंट ऑफ बी निकालना है अलोंग ए। तो आप जाके अपने नोटबुक को देखो, उसमें मैंने अच्छे से इसका फॉर्मूला निकाल दिया था कि बी का कंपोनेंट चाहिए ए के लॉन्ग, तो बी को ए के साथ डॉट करके ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो इनटू a/a का मॉड। जिसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए देखो वो 4 बार यूज हुआ है, और जिसका कंपोनेंट चाहिए वो 1 बार। इसको डिटेल से मैंने आपको समझा रखा है। तो आप देखो a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 4 8 + 1, तो √9 का 3 हो गया। यहाँ भी देखो a का ही मैग्नीट्यूड लिखना था, और फिर बाकी a.b करना था। तो देखो i 2 हो गया, j 2 2 एंड 2 2 4।
सिंपल है। तो इसका आंसर आ गया 8/9 i प्लस 2j प्लस 2k। 9 कहां से आया? 3 इंटू 3, इसके नीचे भी 3 है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों 24 में क्या बोल रहा है, 3 फोर्स है और तीनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और तुम्हें नेट टॉर्क निकालना है। तो नेट टॉर्क निकालना है तो तुम क्या करोगे? तो सबसे पहले टाउ1 कैसे निकालोगे? R1 क्रॉस F1। R1 की वैल्यू दी गई है, F1 की वैल्यू दी गई है, दोनों को क्रॉस कर लो। I 0, I क्रॉस j का k हो गया, फिर माइनस j क्रॉस i, माइनस j क्रॉस i, ये k हो जाएगा क्योंकि j क्रॉस i माइनस k होगा और ये माइनस प्लस कर देगा। अब j क्रॉस j 0, तो k 2k हो गया, तो टाउ1 हो गया 2k। टाउ2 0 होगा, क्यों? तो R2 है I प्लस जे, F2 भी है I प्लस जे, I प्लस जे। अब ये दोनों वेक्टर सेम है, तो दोनों वेक्टर अगर सेम है तो सेम वेक्टर को क्रॉस करने पे 0 होता है, अगर नहीं तो तुम करके देख लो, वही आंसर आएगा। टाउ3 तीसरा फोर्स का जो टॉर्क है वो R3 क्रॉस F3, तो उस तरीके से ही क्रॉस करोगे तो ये -3k आ जाएगा। तुम्हें निकालना है नेट टॉर्क, तो बॉडी पे ये 3 टॉर्क लग रहे हैं, टाउ1, टाउ2, टाउ3, तो तीनों टॉर्क का रिजल्टेंट निकालोगे तो प्लस 2k माइनस 3k क्या आ जाएगा? k। अब इस डीपीपी में सबसे कठिन क्वेश्चन, सबसे टफ था 25 नंबर। 25 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे सो देखो। 25 में आप देखो क्या कैलकुलेट करना था। पहले क्या दिया हुआ है, I क्रॉस कोई वेक्टर A है, प्लस J क्रॉस, फिर अंदर में J क्रॉस A, प्लस K क्रॉस, अंदर में फिर K क्रॉस A। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वेक्टर A को हमने मान लिया AI, तुम कुछ और भी मान सकते हो, जैसे मैंने AI माना, तुम AJ मान लो, AK मान लो, जो मानना है मान लो, आंसर हम लोग का सेम आएगा, कभी अंतर नहीं आएगा। तो वेक्टर A को हमने मान लिया कि मैग्नीट्यूड इसकी A है और डायरेक्शन क्या है I, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तुम कुछ और भी एज्यूम करोगे, AJ कर लो, AK कर लो, या AI प्लस J कर लो, जो करना करो आंसर सेम आएगा। तो वेक्टर A को हमने मान लिया AI, तो जहां जहां A है वहां पे आप पुट कर दो AI सब जगह। तो देखो अब यहां पे अगर AI पुट करोगे तो I क्रॉस I 0 हो जाएगा, तो अगर यही 0 हो गया तो देखो पहला टर्म तो 0 हो गया। दूसरा टर्म देखो, J के जगह J के जगह J और A के जगह AI। तीसरा टर्म K के जगह K के जगह K और A के जगह AI। पहला 0 क्यों किया समझ में आ गया ना तुम्हें, I क्रॉस I तो 0 हो जाएगा। अब फिर देखो यहां पे क्या होगा, ये J बाहर है, अब J क्रॉस I, तो J क्रॉस I माइनस K होता है, तो देखो मैंने लिख दिया माइनस AK। A तो आपका मैग्नीट्यूड है और J क्रॉस I माइनस K हो गया। ठीक इसी तरीके से यहां पे देखो K क्रॉस I J होता है, तो देखो यहां पे AJ लिख दिया। अब ये बाहर निकला तो बाहर बैठा हुआ J क्रॉस होने के लिए और यहां बाहर बैठा हुआ है K, तो अब किसको क्रॉस करोगे? J को K के साथ क्रॉस करोगे, तो J क्रॉस K क्या होता है? I, तो ये माइनस तो खैर रहेगा ही, तो हो गया माइनस AI। और K क्रॉस J क्या होता है? तो बच्चों K क्रॉस J होता है माइनस I, तो देखो इसके आगे भी माइनस आ गया, तो माइनस AI माइनस 2AI, और कुछ देर पहले ही AI की जगह क्या लिख सकते हैं? A, तो आंसर आ गया माइनस 2A। आप J करके भी करोगे तो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, समझ गए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि x की वैल्यू निकालो अगर A और B परपेंडिकुलर हो। तो A और B परपेंडिकुलर हो तो सीधी सी बात है A डॉट B क्या होगा? 0। तो आप A की जगह ये पूरा लिख दो, B की जगह पूरा लिख दो, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0, है ना, क्योंकि दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। तो देखो I को I के साथ मल्टीप्लाई करो 4, J को J के साथ मल्टीप्लाई करो -2, 2 दूनी 4, 2 इंटू -1 -2, माइनस एक्स इंटू 3 -3x इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2, और इसको उधर भेज दो 3x, x इक्वल टू कितना आ गया? 2/3। ओके बच्चों, तो जल्दी से लिख लो। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में 3 वेक्टर्स दिए गए हैं A B C। B के J Y वाले कंपोनेंट में सिर्फ Y लिखा हुआ है। आपको क्या बोल रहा है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। तो बताओ Y की वैल्यू क्या होगी। तो एक प्लेन का मतलब तो समझते हो ना, मान लो
ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। देखो ये तीनों एक ही प्लेन में हो गए, तो एक प्लेन में हो गए तो इसमें से किसी भी दो को क्रॉस करोगे, किसी भी दो को, चाहे ए क्रॉस बी कर लो, चाहे ए क्रॉस सी कर लो, चाहे बी क्रॉस सी करो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इन तीनों के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90, किसी दो का क्रॉस। तो मैंने क्या किया, ए को सी के साथ क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो ए को सी के साथ जो क्रॉस किया वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर आएगा, तो वो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा, सी पे भी होगा और इस पूरे प्लेन पे होगा, मतलब बी पे भी होगा, क्योंकि बी भी इसी प्लेन में है। तो ऑटोमेटिकली ए क्रॉस सी का जो रिजल्ट आएगा वो बी पे परपेंडिकुलर होगा, तो ए क्रॉस सी का डॉट बी के साथ क्या देगा, 0। बस यही दिमाग यहां पे लगाना था। तो आप यहां पे क्या करो, पहले ए और सी को क्रॉस करो। तो ए और सी को क्रॉस करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आप सीख ही चुके हो, तो क्रॉस करोगे तो ये आएगा, और बी जो है वो दिया हुआ है, तो इन दोनों का डॉट क्या आएगा, 0। डॉट प्रोडक्ट मतलब दोनों के बीच एंगल 90 है तो 0। उसके बाद देखो आई को आई के साथ करोगे 40, जे को जे के साथ किए -2y, के को के के साथ किए तो 6, तो ऑटोमेटिकली 2y इक्वल्स टू क्या हो गया, 46, y इक्वल टू क्या हो गया, 23। तो सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। तो इस तरीके से अपना डीपीपी हो गया कंप्लीट। ठीक, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा, इससे आपको अगले जो टेस्ट होगा उसमें फायदा होगा। तो कल बच्चों हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं मोशन, लेकिन एप्लीकेशन पे आएगा, और कल दिन में मैं 15 मिनट्स का एक वीडियो और बना के बताऊंगा, वो यूट्यूब पे ही बताऊंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि ऐप पे कैसे आपको यूज करना है, वीडियो कैसे देखना है, या क्या करना है नहीं करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं कल दिन में एक मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और 3:15 पे ऐप पे रूटीन फिक्स रहेगा, 3:15 पे आपको पहला लेक्चर कल मोशन का मिलेगा। तब तक वेक्टर को आप रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में संडे को एग्जाम से पहले भी एक प्रैक्टिस पेपर भी मैं दूंगा, एप्लीकेशन पे ही अपलोड होगा वो, वहां पे आप और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इनमें से कोई डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर पूछना।